नमस्कार, बहुत स्वागत। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लूथी। जहर तो प्रकृति में भी है, पर उस जहर का निराकरण किया जा सकता है। उपाय है, किंतु इंसान जो जहर बनाता है उसका समाधान नहीं बना पाता। हम त्रासदी तो पैदा करते हैं, लेकिन त्रासदी के बाद उसकी भरपाई करने में हम सक्षम नहीं हैं। भोपाल गैस कांड एक ऐसा ही मामला है, एक ऐसी ही त्रासदी है जिसे इंसान ने पैदा किया, लेकिन उस त्रासदी के प्रभाव से त्रासदी के पीड़ित अभी तक मुक्त नहीं हो पाए, बल्कि साल दर साल त्रासदी की पीड़ा बढ़ती जा रही है। जिन परिवारों ने भोपाल गैस कांड का दुख झेला है, उनकी आनुवांशिकता में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस समा गई है। इस गैस के प्रभाव से जीन्स भी प्रकृत विकृत हो चुके हैं, और अगर बात की जाए तो तीसरी पीढ़ी में भी इसका असर वैसा ही है जैसा पहली पीढ़ी में था। सरकार मुआवजा देकर या कुछ अन्य तरीके से सहायता देकर अपना कर्तव्य पूरा कर रही है, लेकिन शरीर से इस जहर को कैसे निकाला जाए, आनुवांशिकता में समा चुकी विकृतियों को कैसे दूर किया जाए, ये पीड़ा अभी भी यक्ष प्रश्न बनी हुई है, और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आज गैस त्रासदी के 41 साल पूरे होने पर इसी विषय पर चिंतन करते हैं। पहले ये रिपोर्ट पर देखिए। भोपाल गैस त्रासदी के जख्म अभी भी ताजा है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एनवायरमेंटल हेल्थ की रिपोर्ट बताती है कि प्रभावित परिवारों में बच्चों में जन्मजात विकृतियां सामान्य आबादी की तुलना में 3 गुना अधिक है। पीड़ित परिवारों में गर्भपात की दर ऊंची और शिशु मृत्यु दर भी सामान्य से कई गुना ज्यादा दर्ज की गई है। पीड़ितों के बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी बेहद धीमा है। जहां सामान्य बच्चे 9 से 12 माह की उम्र में चलने लगते हैं, वहीं गैस प्रभावित परिवारों के बच्चे 1.5 साल बाद ही चल पाते हैं। वहीं आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार 41 साल बाद भी प्रभावित लोग, विशेषकर महिलाएं, दीर्घकालिक दुष्प्रभाव से जूझ रही हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के सीधे संपर्क में आने वाली महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन, गर्भाशय संबंधी बीमारियां और अस्थायी या स्थायी प्रजनन जटिलताएं आम हो गईं। इसके अलावा लगातार बनी रहने वाली शारीरिक थकान देखने को मिलती है। भोपाल गैस की पीड़ितों में आज भी मल्टी सिस्टम फेल होने के लक्षण दिखाई देते हैं। इस स्टडीज से पता चला है कि जहरीली गैस ने लोगों के शरीर के अलग अलग सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। आईसीएमआर की रिपोर्ट में कहा गया कि भोपाल गैस लीक के पीड़ितों में थायराइड, मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा लोगों में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि आम लोगों की तुलना में भोपाल गैस पीड़ितों में डायबिटीज 5 गुना और हाइपरटेंशन 3 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार गैस ने फेफड़ों, आंखों और दिल दिमाग के साथ प्रजनन प्रणाली पर गहरा असर किया। आईसीएमआर के अनुसार मिथाइल आइसोसाइनाइड ने पीड़ितों के एंडोक्राइन सिस्टम को ऐसे नुकसान पहुंचाया है जिनका असर आज भी खत्म नहीं हुआ। दर्द के ये 4 दशक, और देखिए दर्द अभी भी लोगों की आंखों में झलकता है, देखने को मिलता है वो दर्द। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। गैस त्रासदी पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत करूंगी अनादि टीवी पर। और देखिए, ये जिस तरह से आज का दिन जो मनाया जाता है, अगर कहा जाए तो आज के दिन वो दुख वापस से आंखों में देखने को मिलता है, वापस से वो सभी दृश्य नजर आते हैं जो 41 साल पहले देखे गए थे। देखिए, स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं कि वो दुर्घटना विश्व की अब तक की सबसे बड़ी दुर्घटना है। मतलब इतना बड़ा जो रासायनिक दुर्घटना है वो अभी संसार में कमी कहीं नहीं हुई, और उस दुर्घटना का कारण कहीं ना कहीं भारत के नागरिकों का, भोपाल के नागरिकों का भोलापन, राजनेताओं की अदूरदर्शिता, और कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी की अपनी जो कुचालें होती हैं वो उसका निर्भर है। जब ये कारखाना लगा भोपाल में, तो उस समय ये लग गया था कि ये कारखाना कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना कर देगा। इसकी मीडिया में भी समाचार आए,
और विधानसभा में भी ये मामला उठा था, ये मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने रिपोर्टिंग भी किया है उसकी। विधानसभा में भी मामला उठा था, तो उस समय के जो भी श्रम मंत्री थे उन्होंने सिरे से नकारा, और अंततः ये एक दुर्घटना घटी। और दुर्घटना घटी तो जिस तरीके से एंडरसन को भेजा गया वो सारा का सारा अखबार में है, वो जाना नहीं। लेकिन कल्पना कर सकते हैं कि ये जो दुर्घटना जो घटी थी, जिन लोगों ने उस दुर्घटना को देखा था, तो कहीं ना कहीं आंखों में जलन से आरंभ हुआ। तो शुरुआत में तो किसी को ये लगा ही नहीं था कि ये कुछ गैस त्रासदी हो गई है। लोगों को ये लगा किसी पड़ोसी ने मिर्ची की किसी की नजर वजर उतारी है, मिर्ची कहीं जल गई है। मैं अपने ऑफिस से देर रात निकला, तो रास्ते में आंखों में इतना ज्यादा लगा कि गाड़ी चलाने में मुझे प्रॉब्लम हुई। तो मेरे पास मोटरसाइकिल थी, तो उसको चलाने में प्रॉब्लम हुई। तो बड़ी मुश्किल से मैं अपना घर पहुंचा, और फिर आधी रात के बाद 1:30-2 बजे 3 बजे के बाद फिर पूरे शहर में हंगामा शुरू हुआ। वो सवेरे जाकर के देखा तो लोग पटरी पर बिछे हुए थे, लाशें बिछी हुई थी। तो कुल मिलाकर के वो जो घटना थी, इसमें कोई शक नहीं कि वो इतनी बड़ी दुर्घटना थी कि जिसको भोपाल के लोग आज भी उसको झेल रहे हैं। और वो ठंड की रात थी, उस दिन टेम्परेचर बहुत डाउन था। तो टेम्परेचर डाउन होने के कारण ये गैस ऊपर भी नहीं गई। और अगले दिन जब आया, 2 और 3 की जो दरमियानी रात, तो गैस निकली ही थी दिसंबर को। अगले दिन जो रात आई थी, जो टेम्परेचर डाउन हुआ, उससे जो ऊपर कहीं आसमान में हवा जो इधर उधर फैल रही थी, वो दोबारा आकर के जमी। तो मनुष्य को तो छोड़ दीजिए, आसपास के उस समय खेती भी बहुत होती थी। भोपाल का विकास इतना नहीं था, दूर दराज में बैरसिया रोड पर और भानपुर के आसपास खेती भी थी। तो कहीं ना कहीं वो गैस ने खेती को भी, जो बीज थे, जो फसल थी, उसको भी एकदम काला कर दिया था। तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी, इसमें कोई शक नहीं। और इसका जो जहर है, इसका जो प्रभाव है, वो आज भी भोपाल के लोग झेल रहे हैं। मैं समझता हूँ इसके मुकाबले के लिए सरकार जो कर रही है वो अपनी जगह है, जो औषधियां है वो अपनी जगह है। सरकार ने व्यवस्थाएं तो पहले भी की थी, लेकिन उसका असर लोगों तक दिखाई नहीं दिया। जो मरीज थे, जिन्होंने ये त्रासदी झेली है, उन तक वो सारी व्यवस्थाएं पहुंची नहीं थी। और इसके साथ अगर बात करें तो पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचा था। अगर हम इस पूरे मामले को लेकर बात करें तो देखिए, नुकसान तो काफी हुआ है। ये त्रासदी लोगों को अब तक याद है, अब तक उसका दर्द लोगों की आंखों में देखने को मिलता है, झलकता हुआ नजर आता है। देखिए, हमारे साथ पर्यावरणीय अजय दुबे भी मौजूद है। अजय जी, बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका। और जिस तरह से इस गैस त्रासदी को लेकर ये बात की जा रही है, नुकसान बहुत हुआ, पर्यावरण को भी काफी ज्यादा दूषित किया इस गैस ने, लेकिन जिस तरह से अब तक वो, अगर कहा जाए तो इसका एक एक क्षण अब तक लोगों के पास है, लोग इसको भूल नहीं पा रहे हैं। पर्यावरण को भी इससे काफी कुछ नुकसान हुआ था। गुंजन, ये जो भोपाल गैस त्रासदी है, ये विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर है। और निश्चित तौर पर ये नेचुरल नहीं थी, ये मनुष्य जो तत्कालीन सरकार थी उनकी लापरवाही थी कि शहर के बहुत निकट उन्होंने यूनियन कार्बाइड, जो एक बेहद जहरीला पदार्थ जिसके बैटरी में यूज होता था निर्माण कार्यों में, उसको अनुमति दी, बसाहट के पास दी। और अनुमति की शर्तों का उल्लंघन होता रहा, लापरवाही होती रही, और अंत में एक दिन आया कि वो पूरी त्रासदी में कन्वर्ट हो गई। और ये जो वर्ल्ड के जो बड़ी ताकतें हैं, ये इतनी जहरीली फैक्ट्री अपने यहाँ नहीं स्टैब्लिश करते, जो तीसरी दुनिया के जो गरीब देश थे, जो कमजोर थे, उनके यहाँ स्टैब्लिश करते थे। और सरकारों पे दबाव रहता था कि इस तरह की कंपनी यदि आती थी विदेशी, तो उसको आंख मूंद के अनुमति देते थे। और इस त्रासदी के बाद भी हम लोगों ने देखा है कि वॉरेन एंडरसन, जो यूनियन कार्बाइड का अध्यक्ष था, अमेरिका से आया, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला और वो यहाँ से चला गया। हम आज तक उसको या उसके बड़े डायरेक्टर्स को कोई को दोषी नहीं दे पाए। तो एक तो जो 84 के पहले की सरकार ने इस जहर अत्यंत जहरीली कंपनी को अनुमति दी, और उसके 41 साल बाद भी आज यदि हम आप देखते हैं तो आज भी इस तरह की बहुत सारी जो कंपनियां हैं, जहरीला रसायन उत्सर्जन कर रही हैं, जहरीली गैसेज हैं, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम देख रहे हैं। परिवर्तन कुछ भी नहीं। आज भी वर्तमान में आप रतलाम हो या कई जगह चले जाइए, इंडस्ट्रियल जो इन्फ्लुएंस रहता है, जो उनका जहरीला पानी जो निकलता है वो ग्राउंड वाटर में पल्यूट हो रहा है। चाहे आप मध्य प्रदेश की अन्य नदियों को देख लीजिए, नर्मदा हो या कोई भी हो, उनमें इंडस्ट्रियल वाटर जा रहा है।
अब मुद्दा यह है कि उसके बाद हम कुछ सबक नहीं ले पाए। हम रतलाम में कई जगह हमने देखा ग्राउंड वाटर इंडस्ट्रियल एरिया का पीने लायक बिल्कुल नहीं बचा है, वहां भी। तो यूनियन कार्बाइड एक एग्जाम्पल था कि किस तरह हम लोग का जो मैनेजमेंट होता है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, वो बिल्कुल असफल साबित हुआ, आपराधिक लापरवाही थी। हम लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बनते हुए भी देखा। गुंजन, ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल था, इसको भोपाल में इसकी प्रिंसिपल बेंच होनी थी, क्योंकि भोपाल ने गैस त्रासदी सही थी, लेकिन इसकी प्रिंसिपल बेंच हम लोग के नकारा नेतृत्व के कारण दिल्ली चली गई। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, वो इस गैस त्रासदी के बाद बना था। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है, लेकिन सबक कुछ नहीं सीखा। बिल्कुल, देखिए लापरवाही तो थी और उसके बाद इस लापरवाही का पूरे भोपाल ने दंश झेला है, जो अब तक लोग याद करते हैं। देखिए, हम राजधानी भोपाल से हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। रिजवान खान, क्या कुछ वहां माहौल है? आप जिस जगह पर अभी मौजूद हैं। लेकिन रिजवान, अनम्यूट कीजिए। ताजा है। यहाँ मैं भोपाल के भारत के चौराहे पर तो, और आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं, वो आज भी जो है इस गैस त्रासदी को याद करते हुए रैली निकाल रहे हैं और अपने इंसाफ की जो है यहाँ पर मांग कर रहे हैं। 2 से 3 दिसंबर 1984 की वो रात थी जब एक दर्दनाक हादसा हुआ था, कई लोगों की जो है मौत हुई थी। तमाम जो संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो गैस त्रासदी को लेकर जो हमारे साथ जो यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे साथ कुछ उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कई सालों से संगठन के लोग जो है मांग कर रहे हैं, तो महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है और जो है लगातार इस बात कर रही है क्या इस तरीके से इंसाफ वही जो है यहाँ का भारत के चौराहे से। बिल्कुल रिजवान, वापस आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ चुके हैं, देखिए विशेषज्ञ हैं, जो जेपी पालीवाल जी, बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका अनादि टीवी पर। और अगर देखिए जिस तरह से गैस को लेकर बात की जा रही है, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC जो गैस है, इसका असर अब तक लोगों पर दिखाई दे रहा है। और मेरा ये सवाल आपसे कि आने वाले ऐसी कितनी पीढ़ियां और होंगी जो इसका दंश झेलेंगी, कितनी ऐसी पीढ़ियों तक इसका असर दिखाई देगा? जी पालीवाल जी। डॉक्टर जेपी पालीवाल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देखिए जिस तरह से अभी ये मामला आपको बता रहे हैं, जो गैस त्रासदी हुई है, इसको लेकर अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से आगे और इसका असर देखने को मिलेगा। चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पालीवाल जी, आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर पालीवाल जी, आपको आवाज आ रही है? अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जेपी पालीवाल जी। तो देखिए, जो मामला अब तक 41 साल इसको बीत चुके हैं, लेकिन अब तक लोग इसे भूल नहीं पा रहे हैं। एक इतनी बड़ी त्रासदी, इतना बड़ा एक कांड जो लोग अब तक याद रख रहे हैं, और अब तक वो व्यवस्थाएं उन्हें नहीं मिल पाई। इसको लेकर लगातार हर साल रैलियां निकलती हैं, लोग गुहार लगाते हैं, मांग करते हैं लगातार। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमेश शर्मा जी। रमेश जी, आज भी जिस तरह से अभी रिजवान ने जो तस्वीरें दिखाई हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं, लोग मांग कर रहे हैं, इसके पहले की सरकार ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की थी? देखिए, क्योंकि लोगों तक तो वो व्यवस्थाएं पहुंच नहीं पाई। देखिए, मोटे तौर पर सरकार जितना, एक दो अलग अलग बातें हैं इसमें। एक तो इस गैस से जो भी शरीर के ऊपर प्रभाव पड़े हैं, उसका कोई सीधा उपचार कभी किसी के पास नहीं था। जो औषधियां दी गई हैं वो इम्यूनिटी बढ़ाने की औषधियां दी गई हैं, और जिस गैस से जो लोगों के शरीर में विकृति उत्पन्न हुई है, उस विकृति को ठीक करने के लिए उत्पन्न दवाइयां आई हैं। तो मोटे तौर पर चूंकि अपने समय की ये सबसे बड़ी दुर्घटना थी,
तो सीधा सीधा किसी शरीर में इस गैस का प्रभाव कम हो, ये औषधि नहीं थी और ना आज है। तो कुल मिलाकर के जो मैं कह रहा था कि सरकार अपनी जगह काम कर रही है, दवाइयां डॉक्टर अपनी जगह हैं, इससे निपटने का जो सबसे बड़ा तरीका हो सकता है गैस से, वो समाज की जागृति और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना। क्योंकि संसार की सारी समस्याओं बीमारी से लड़ने की जो केंद्रीभूत चेतना मनुष्य के भीतर होती है, उसको जागृत करना। रैलियां निकाली जानी चाहिए, इससे समाज में जागृति आए। लेकिन रैलियों में आजकल राजनीतिकरण भी हो गया। एक किसी दूसरी पार्टी पर हमला करता है, कोई दूसरी पार्टी पर हमला करता है। जो हमला होना चाहिए वो कहीं ना कहीं उस कंपनी को जिस तरीके से अनुमति दी गई थी, उसके पीछे एक ब्यूरोक्रेसी थी। तो कुल मिलाकर के, और कौन लोग ऐसे थे जिन, मतलब मैंने जैसा कि पहले कहा कि मैंने रिपोर्टिंग की, विधानसभा में उत्तर आया, खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जबकि इसको आवाज उठाई गई। तो मैं समझता हूं इसको बीमारी की तरह लेनी चाहिए और व्यक्तियों को सामाजिक जागरण का अभियान चलना चाहिए। व्यक्ति की विल पावर स्ट्रांग हो, उसकी जो मतलब जिसको कहें इम्यूनिटी कहते हैं, वो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आप तमाम रोगों से बच पाएंगे। ये हमने बहुत सारी चीजों में देखा। तो रैलियां लोग निकालते रहे, लेकिन एक समाज का एक समूह ऐसा आना चाहिए जो लोगों को जागृत करे। क्योंकि वो घटना तो घट गई है, भविष्य में भी कुछ इस तरह की घटनाएं ना हो। वो एक बड़ी घटना था, एक बड़ा बवंडर था जहरीली गैस का। इसके अलावा अगर हम देखें, पर्यावरण के जितनी गिरावट आई है, कितने ही शहर ऐसे हैं जहां सांस लेना मुश्किल हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को चाहिए कि उस पर उपाय करें, उसका नियंत्रण का उपाय करें, और मनुष्यों को चाहिए कि वो कहीं ना कहीं अपना आत्मबल विकसित करें। जी बिल्कुल रमेश जी। और देखिए, लेकिन जिस तरह से लोगों का जो दर्द है वो आज भी देखने को मिल रहा है, और उसका कोई भी अगर देखा जाए तो उसकी दवा अब तक सामने नहीं आई है। रमेश जी, वापस आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ चिकित्सक जुड़ रहे हैं, डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पालीवाल जी, बहुत स्वागत करूंगी आपका अनादि टीवी पर। और देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि गैस त्रासदी हुई, लेकिन उसका असर अब तक देखा जा रहा है, वंश के बाद वंश अब तक ये असर देखने को मिल रहा है। और कितने और ऐसे साल, कितने और ऐसी जनरेशन जहां पर इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि कितने जनरेशन तक इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन जब भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था, उस वक्त मैं हमीदिया हॉस्पिटल में अपनी एमबीबीएस डिग्री करने के बाद उस वक्त इंटर्न था। मैंने अपने जीवन काल में 2-2.5 हजार लाशें एक साथ लेटी हुई और उनके ऊपर सफेद कफन देखा। वो मंजर दिमाग से आज लगभग मान के चले, इतने वर्ष होने के बावजूद, 3-4 दशक निकलने के बावजूद दिमाग से वो मंजर आज भी नहीं निकलता है। हम लोग उस वक्त मेडिकल हॉस्टल में रहते थे। मेडिकल हॉस्टल से हम लोगों की जब ड्यूटी लगी तो हम बहुत करीबन 2-3 घंटे तो यही नहीं समझ पाए थे कि आखिर ऐसा क्या मंजर हुआ जिसमें इतनी मौतें हैं। तो उसके मैं ये उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ कि कम से कम 1-1.5-2 घंटे में मान के चले कि वहां पर 2.5 से 3 हजार लाशें हमने अपने सामने एक साथ आती हुई देखी, और वो मंजर जीवन में शायद ईश्वर कभी ना दिखाए। यदि अपन इसके आनुवंशिक लक्षणों की बात करें या आनुवंशिक ये कब तक कितनी पीढ़ियों तक रहेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो गैस इतनी जहरीली थी कि उसके संपर्क में आने मात्र से यदि व्यक्ति की मृत्यु, इतने लोगों की बड़े स्तर पर मृत्यु हुई, और उसके बाद कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा, उसके बाद जो गर्भवती महिलाएं थी उनके बच्चों पर असर पड़ा, बुजुर्गों और छोटे बच्चों पर बहुत ज्यादा असर पड़ा, और लगातार तीसरी पीढ़ी हमारे सामने है। लेकिन तीसरी पीढ़ी के भी जो गैस अफेक्टेड लोग, जो सीवियरली गैस अफेक्टेड माता या पिता हैं, उनके बच्चों में कहीं न कहीं इसके मतलब शारीरिक कमजोरी के लक्षण है, मांसपेशियों में कमजोरी के लक्षण है, सांस की तकलीफ कहीं न कहीं उनमें ज्यादा देखने को मिली, उनकी इम्यूनिटी कम हुई है। और ये सारा का सारा इसलिए हुआ है कि उनके डीएनए तक और आरएनए तक, जो कि शरीर की संरचना में जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, संरचनाकार डीएनए और आरएनए जो माइक्रो मतलब बहुत माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी के, उन तक में फर्क आया। ऐसी परिस्थिति में डीएनए या आरएनए में परिवर्तन आने के बाद कितनी पीढ़ियों तक ये लगातार परिवर्तन जारी रहेगा, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, अभी भी जो गैस अफेक्टेड एरिया, उनमें लोगों की यदि अपन इम्यूनिटी देखें तो इम्यूनिटी कम है, उनमें बीमार होने की कैपेसिटी ज्यादा है, उनकी शारीरिक दक्षता कम है, उनको सांस की तकलीफ ज्यादा है, और बहुत जल्दी थकान या कमजोरी और हाथ पैर में दर्द इत्यादि महसूस आज भी लोग करते हैं। मैं पीड़ितों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी संतान और उनके संतानों की बात कर रहा हूँ।
बिल्कुल, उनके संतान और आने वाली जनरेशन तक भी इसका असर दिखाई दे रहा है, और कब तक इसका असर रहेगा ये भी नहीं कहा जा सकता। पालीवाल जी, देखिए, अगर कहा जाए तो ये जो गैस है ये कितनी ज्यादा खतरनाक और हो सकती है, और इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर इसका और कितना गहरा प्रभाव है? देखिए, जब कभी भी कोई भी ऐसा तत्व या ऐसा केमिकल जो सांस के थ्रू यदि फेफड़ों में जाए, फेफड़ों के थ्रू वहां से वो फिल्टर होकर या सीधा रक्त में चला जाए, जो भी केमिकल शरीर में अंदर जाने के बाद, चाहे वो भोजन में गया हो, चाहे वो सांस में गया हो, या किसी अन्य कारणों से गया हो, या वो त्वचा के माध्यम से गया हो, यदि वो शरीर में जाने के बाद रक्त में चला जाता है, तो रक्त का काम होता है पूरे शरीर के हर अंग को रक्त प्रवाहित करना, खून प्रवाहित करना। तो बहते हुए शरीर के अंदर, चलते हुए, घूमते हुए खून के थ्रू यदि वो जहां भी जाएगा, वहां पर उसका उल्टा असर होगा। जो अंग जितना नाजुक होगा उस पर उतना ज्यादा असर होगा। जो नाजुक अंगों की बात करें तो सबसे नाजुक अंगों में फेफड़े आते हैं, मस्तिष्क आते हैं, फिर जहाँ फिल्टर होता है वो लिवर आता है, फिर जहां से पेशाब बनकर फिल्टर होता है वो गुर्दे आते हैं, और हृदय की एक ऐसी स्थिति रहती है कि हृदय में ये मान के चले कि पूरा जो रक्त होता है, एक मनुष्य के शरीर में 7 लीटर रक्त होता है। 7 लीटर रक्त, पूरा वही का वही रक्त, ये मान के चले कि 1 मिनट में कम से कम 3 बार पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो सारा वो रक्त हृदय के, मतलब उसके कण कण की यदि बात करें तो प्रत्येक मिनट में वो 2 या 3 बार हृदय के सीधे संपर्क में आता है, और हृदय की धमनियों के थ्रू उनकी भी मांसपेशियों के भी संपर्क में आता है। तो मुख्य रूप से जो 5 अंग हैं, ये 5 अंग बहुत वाइटल ऑर्गन्स माने जाते हैं, और इन पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव या विध्वंसक प्रभाव या क्या इनके ऊपर किसी प्रकार का डैमेज जो होता है वो शरीर को बहुत मुश्किलों में डालता है। ये 5 अंग है। मस्तिष्क, निश्चित तौर पर मस्तिष्क पर असर पाया गया। दूसरा फेफड़े, निश्चित तौर पर फेफड़ों पर असर पाया गया। फिर गुर्दे आते हैं, लीवर आते हैं, और हृदय आता है। तो गुर्दे, लीवर और हृदय के रोगियों की भी संख्या, तो जितने जो 5 वाइटल ऑर्गन्स है बॉडी के, इनको वाइटल ऑर्गन बोला जाता है। इनके बगैर जीवन संभव नहीं होता है। वाइटल ऑर्गन उसे बोलते हैं कि कोई भी एक अंग यदि शरीर में काम करना बंद कर दे तो रोगी का यदि इलाज के बिना छोड़ दिया तो मृत्यु हो जाती। तो इन 5 वाइटल ऑर्गन्स पर मिक गैस का प्रभाव, बहुत नकारात्मक प्रभाव हुआ, बहुत विध्वंसक प्रभाव हुआ, बहुत ये मान के चले कि डैमेजिंग वाला इफेक्ट हुआ। तो ऐसी कंडीशन में जब 5 वाइटल ऑर्गन पर इनका इफेक्ट आया है तो निश्चित तौर पर मस्तिष्क की क्षमता घटी है, हृदय की क्षमता घटी, फेफड़े की घटी, गुर्दे और लीवर की क्षमता घटी। तो मनुष्य की क्षमता घटना अपने आप स्वाभाविक रूप से होगा ही होगा। बिल्कुल, देखिए, इससे ये भी कहा जा सकता है जिस तरह से जो MIC गैस थी वो बहुत ही ज़्यादा दूषित थी, जहरीली थी, और जो लापरवाही देखने को मिली, कुछ लोगों की लापरवाही के चलते उसका असर और उसका दंश पूरे भोपाल ने झेला, जिसको हम आज तक याद करते हैं। और उसी को लेकर आने वाले समय में भी कई ऐसी जनरेशन है जिसका प्रभाव आने वाले जनरेशन को, आने वाले लोगों को, आने वाले बच्चों को भी देखने को मिलेगा। खैर, इस चर्चा के लिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं। देखिए, अगर बात करें दर्द के वो 4 दशक जिनको आज तक हम याद कर रहे हैं, वो त्रासदी, वो रात जो बहुत ही काली थी, बहुत ही जहरीली, वो रात जो हवा में घुल जाती है और उसके बाद वो हवा पूरे राजधानी भोपाल में फैल जाती है। उसके बाद कई लाशें देखने को मिलती हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कब तक कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।